हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 13 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। इट्स हार्ड टू बीट ए पर्सन हु नेवर गिव्स अप। कि ये बहुत मुश्किल काम है कि जो उस आदमी को हराना जो कभी भी उम्मीदें नहीं हारते, जो अभी भी अपने काम को छोड़ता नहीं है, हारता नहीं है। जो आदमी अंदर से मजबूत है, जो खुद कभी किसी काम में हारता नहीं, तो आप उसको कैसे हरा सकते हो? कभी नहीं हरा सकते। कभी भी जिंदगी में हमें गिव अप नहीं करना होता है, ठीक है। हम फेल हो सकते हैं, तो हमारा एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि अगर फेल हुए हैं तो दोबारा से खड़े हो जाओ। गिव अप करना कोई लक्ष्य नहीं होता है। हार हो जाती है जिंदगी में कभी कभी, हमारा डिसीजन गलत हो जाता है कभी कभी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम हार के बैठ जाएं। और जो बंदा कभी हारता नहीं है ना, जो कभी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ता ना, उसको हराया भी कभी नहीं जा सकता। उसको भगवान खुद भी नहीं हरा सकता, उसको कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए कभी भी गिव अप मत कीजिए, ठीक है। ओनली सब्सिडी को छोड़ के ठीक है। ये एक छोटा सा मजाक था, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करना है आपको। तो अभी देखते हैं आज की न्यूज एक एक करके। सबसे पहले देख लेते हैं कि 13 जुलाई 1830। ये जैसी कुछ चीजें हैं जो करंट न्यूज में नहीं होती है, लेकिन इससे आप जब मैं दिखाता हूँ ना कि पुरानी जब कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं होता है, कुछ भी डे नहीं होता है, तो कुछ ऐसी हिस्ट्री की चीजें दिखा देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या है? इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि आपसे कभी क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है कि इस चीज की स्थापना कब हुई, किसी जो बताता हूँ वो आगे आपको अगर आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। और भी चीजें जैसे अभी देख लीजिए, 13 जुलाई 1830 को स्कॉटिश चर्च कॉलेज जो स्थापित हुई थी राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डब की सहायता से कोलकाता में हुई थी। तो ये अभी क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई, स्कॉटिश चर्च कब स्थापित हुआ कलकत्ता में, क्रॉनिक ऑर्डर में लिखिए, मतलब कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो ऐसी चीजें ना कभी कभी याद रख लेना चाहिए। तो ये क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट एंड साइंस इन इंडिया। तो ओल्डेस्ट कॉलेज थी लिबरल आर्ट एंड साइंस इन इंडिया की। अभी जैसे राजा राम मोहन राय जी का नाम आया, तो उनको क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी जाना जाता है। तो कभी ये भी पूछ लिया जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या है, कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। और चीजें बताऊंगा इसमें। एंड वो किस लिए रिमेंबर किए जाते हैं कि उन्होंने अपने एफर्ट्स किए थे जो सती प्रथा है उसको रोकने के लिए, तथा चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। तो उनकी कुछ लिबरल आइडियाज भी, चलो अभी अभी ये बताया तो उसके सामने आ गई। दूसरी बात, जब उन्होंने स्कॉटिश चर्च को एस्टेब्लिश करने में हेल्प की, तो उनका दूसरा मोटो भी आपके सामने आ जाता है कि वो जो इंग्लिश एजुकेशन है ना, उसके वो पक्षधर थे कि मतलब अंग्रेजी एजुकेशन भारत में मिलनी चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि बहुत सारे हमारे जो नेता हैं पुराने, जो सोशलिस्ट समाज वाले जो बंदे हैं, सोशल रिफॉर्मर है, वो इंग्लिश एजुकेशन के खिलाफ थे। तो इससे ये पता चलता है कि राजा राम मोहन राय इंग्लिश रिफॉर्म, जो इंग्लिश एजुकेशन है उसके पक्ष में थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कभी सामने आती हैं अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें। डे वाइज में एक एक कवर करता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ग्लोबल टेंडर अप टू ₹200 करोड़ नोट टू बी अलाउड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो भी कोई ग्लोबल टेंडर होंगे, जो कोई टेंडर होगा जो 200 करोड़ तक का, अभी गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट है, गवर्नमेंट को अगर कुछ भी खरीदना है तो 200 करोड़ से नीचे नीचे का अभी ग्लोबल टेंडर अप्रूव नहीं किया। मतलब जो हम ग्लोबली किसी टेंडर देते हैं ना, किसी कंपनी को देते हैं, वो अभी 200 करोड़ के नीचे नीचे का ग्लोबली नहीं दिया जाएगा। मतलब जो इंडिया की इंडस्ट्री है उन्हीं को वो टेंडर मिलेगा, इसमें तो एंटर नहीं है। अब इससे किससे क्या होगा? ये एक इम्प्लीमेंटेशन हो गया आत्मनिर्भर भारत का, क्योंकि ये बड़ी रिलीफ होगी। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी आ जाती है ना, वो क्या है, छोटी कंपनियों को चलने नहीं देती है। अब विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनी है, तो अब क्या, जो इंडियन के छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो एमएसएमईज हैं, वो 200 करोड़ तक की इंडिया में प्रोक्योरमेंट में अपना टेंडर ले लेंगी, जिससे उनको बढ़ोतरी मिलेगी, वो आगे बढ़ पाएंगे। और अभी क्या है, रिसेंटली सेंटर ने क्या इंक्रीज किया, बोरोइंग लिमिट ऑफ स्टेट फ्रॉम 3% टू 5%। 2020 और 21 के लिए जो बोरोइंग लिमिट है, स्टेट क्या है, सेंटर से बोरो कर सकता है अपना काम चलाने के लिए। लेकिन कोविड 19 के चलते क्या हुआ कि सब कुछ धंधा ठप पड़ा था, स्टेट के पास भी इतना जो आय नहीं थी, तो उसने इसलिए सेंटर ने क्या कर दिया है, जो वो उधारी की जो दर है, उधारी की दर नहीं, उधारी की लिमिट है, वो 3% से 5% बढ़ा दी है, जिससे अभी स्टेट अपना काम चला सकता है, अपने काम में ध्यान रख सकता है। आगे एक और काम क्या है, गवर्नमेंट अनाउंस 3 लाख करोड़ रुपीज कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेस एंड इंक्लूडिंग एमएसएमई। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने एक नया 3 लाख करोड़ रुपए मतलब इन्फ्यूज किए हैं
कि जो एमएसएमई और बिजनेस हो गई उनको कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाए। तो कोलेट्रल फ्री मतलब क्या है, उनसे आपसे कुछ जब्ती कुछ कागज, वो जरूरी नहीं है कि आपको जमीन रखनी पड़ेगी, कोलेट्रल रखना पड़ता है ना, कोई भी लोन लेते हैं कुछ कागज, तो अभी वो रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किया 3 लाख करोड़। तो आप इनको वन बाय वन किसी आंसर राइटिंग में कभी पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या काम किया है, हम इकोनॉमी कैसे बढ़ाएंगे, तो ये आप चीजें लिख सकते हो कि एक तो 200 करोड़ से नीचे का टेंडर ग्लोबली बंद कर दिया, जिससे हमारे जो घरेलू जो उद्योग धंधे हैं वो टेंडर कर पाएंगे और उनको आमदनी होगी, तथा वो भी एक विजन पा पाएंगे, ये कर सकते हैं। और दूसरा हो गया जो स्टेट्स को हेल्प करने के लिए उन्हें 3% से 5% क्या हुआ, बोरोइंग लिमिट को बढ़ा दिया, और ऐसे ही कोलेट्रल फ्री लोन जो एमएसएमई है, ताकि वो आगे ग्रो कर सके। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड नॉट अलाउ ग्लोबल टेंडर अप टू ब्लैंक इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। अब ब्लैंक की जगह आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मैंने तो यहाँ ब्लैंक दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो कितने तक ये ग्लोबल टेंडर है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है, तो आप ये देख लेना कितने तक का टेंडर है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कितने का टेंडर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फर्स्ट टाइम, सबसे पहले क्या आ जाता है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम आ गया इंडियन रेलवे लोड्स स्पेशल पार्सल ट्रेन टू बांग्लादेश। तो ये एक तो फर्स्ट टाइम होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इंडिया में पहली बार हुआ है, कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट बनती ही बनती हैं। तो फर्स्ट टाइम इन इंडियन रेलवे लोड्स स्पेशल ट्रेन, स्पेशल पार्सल ट्रेन टू बांग्लादेश की, इंडिया की जो ट्रेन है पार्सल ट्रेन वो बांग्लादेश की है। अब क्या लेके गई है, ड्राई चिली लेके गई है, रेडी प्लम इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश टू बेनापोल बांग्लादेश, ठीक है। तो ये भी याद रखना, रेडीपलम इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट टू आंध्र प्रदेश टू बेनापोलम इन बांग्लादेश। जो सूखी मिर्ची होती है ना वो लेके गई है। इससे पहले क्या ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था, ये रोड के थ्रू होता था, वो भी ट्रकों में जाता था, ट्रकों में कितना सामान जाएगा, जो ट्रेन में जाता है उतना नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली आपको पता है कि उसकी कॉस्ट किस पे पड़ेगी, जो इधर बांग्लादेश में जो किसान है जो ड्राई चिली यूज कर रहे हैं उन पे की कॉस्ट पड़ेगी, और दूसरा जो इंडियन जो ड्राई चिली भेज रहे हैं उनको भी क्या कम पैसा मिलेगा, अगर ज्यादा रुपए लगा था तो उसकी कॉस्ट पड़ती थी 7,000 पर टन, मतलब 1,000 किलो पे 7,000 रुपये लगते थे, ठीक है। तो जब से ये यूज रेलवे का यूज किया है तो कॉस्ट पर टन कम डाउन टू 4608, मतलब आप खुद देख लीजिए 2,000 कुछ कम हो गए, 300 कुछ कम हो चुके हैं, ठीक है। तो विच इज वेरी चीप एंड इकोनॉमिक, अब इससे क्या वो बहुत ही सस्ता और इकोनॉमिकल है, जो कि किसानों को इनडायरेक्टली फायदा, डायरेक्टली ही फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जिससे क्या है कि किसान की आमदनी बढ़ सकती है, क्योंकि पहले ये 2,000 कुछ रुपए एक्स्ट्रा वो ट्रकों को दे रहे थे, अभी क्या वो किसान की जेब में बच जाएंगे। अब इस सिचुएशन किस तरह वजह से, इंडियन रेलवे फॉर फर्स्ट टाइम शेयरिंग कंसाइनमेंट फॉर बांग्लादेश फ्रॉम इंडियन स्टेशन, इंडियन स्टेशन याद करिए, रेडी प्लेम इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश टू बेनापोल इन बांग्लादेश, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको, आपने देख लिया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, जो कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, formulate nanoparticle with chitosan and loaded these nanoparticle with zinc glucosate for reducing the severe है ना, severity, ठीक है, सीवियरिटी ऑफ र्यूमेटिक आर्थराइटिस, ठीक है। तो इसकी सीवियरिटी के लिए क्या है, र्यूमेटोइड आर्थराइटिस की सीवियरिटी को कम करने के लिए क्या है, इन्होंने एक नैनो पार्टिकल का सेट बनाया है, डेवलप किया है, जो कि चेटोसिन का है, उस पर लोड क्या किया है, जिंक ग्लोसिटेन है ना, ग्लोसोनेट लोड किया है। अब क्या ये एलिमेंट जिंक क्या काम आता है, ठीक है, ये दिखाया गया है कि एलिमेंट जिंक के जो मेंटेन करता है नॉर्मल बोन होमोस्टेसिस, जो बोन होती है ना उसको एक जगह रखता है। अभी पहले तो बताता हूँ कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, जो हमारे जोड़ होते हैं ना, हाथ में हड्डियां होती हैं, ये क्या है अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाती है और हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जैसे ये दिखा रहा हूँ ना, हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, नॉर्मल हाथ नहीं होता है, दर्द शुरू हो जाता है, तो इसको बोला जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये बहुत बुरी कंडीशन आती है, हाथ में हाथ अकड़ना शुरू कर देता है, सही से काम नहीं करता है, तो ये जिंक का काम करता है, इनको सही जगह पे रखता है, तो इसीलिए क्या है जिंक को इंक्लूड किया गया है। तो इसका लेवल क्या है, जो इसका जिंक का लेवल है क्या है, वो रिपोर्ट किया गया था कि रिड्यूस हो रहा है, जो ये पेशेंट है ह्यूमरोइड आर्थिस्ट के जो पेशेंट्स हैं उनमें रिड्यूस हो रहा है,
तो ये देखा गया कि जिंक का लेवल कम हो रहा है, तो इसका बढ़ाना चाहिए। अब उन्होंने साथ साथ क्या किया है, चिटोसन को यूज किया गया। चिटोसन क्या है, एक बायोकम्पेटिबल है, बायोडिग्रेडेबल है, नेचुरल पॉलीसेकेराइड है, जो मोस्ट अबुडेंट पॉलीमर है, जो कि ऑब्टेन किया गया है एक्सोस्केलेटन क्रूस्टेशियन की समुद्री क्या होता है, जो हार्ड खोल होता है ना उसका जानवर होता है, उससे ये निकाला गया है। इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन प्रमोशन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि ये अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे हम कुछ खाना खाते हैं ना, तो ये क्या है, मसल्स में अब्जॉर्ब हो जाता है, और उनके ऊपर क्या होगा, जिंक अगर नैनो पार्टिकल के रूप में लोडेड है, तो वो जिंक जाके हड्डियों में चला जाएगा, जिससे ये जो ये बीमारी है वो कम होगी। तो ऐसे एक एक चीजें इंटरलिंक है। अब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा सकता है आपको, रिसेंटली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर्मुलेट नैनो पार्टिकल विथ चिटोसन एंड लोडेड विथ क्या है, जिंक नैनो पार्टिकल टू करब सीवीटी, नीचे की लाइन चली गई है। तो ये पहले कौन सी जो बीमारी है उसके लिए यूज किया जाता था, सीवीटी ऑफ कौन सी बीमारी के लिए, सॉरी ये पूछा है कौन सी बीमारी के लिए, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये यूज किया जाना है। नेक्स्ट न्यूज देते हैं, सुप्रीम कोर्ट इन सिग्निफिकेंट डिसीजन कंफर्म दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज एंटाइटल्ड सेम बेनिफिट रिलैक्सेशन एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि एक अपना जजमेंट दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या है, कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो डिसेबिलिटी के साथ जो पर्सन है, वो भी जो सेम बेनिफिट वो है ना, रिलैक्सेशन जो एग्जाम वगैरह हो गई, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मिलना चाहिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में मिलता है। और ये मेरे लिए कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जो बंदा डिसेबिलिटी से होता है, वो एक तो डिसेबल है, तो वो बहुत बुरे मानसिक स्तर से गुजरता है, मतलब वो ऑलरेडी इनकेपेबल है बहुत कामों के लिए। तो जैसे SC ST हैं, जो ऑलरेडी बंदे कुछ करने, सब कुछ सही करने में सक्षम भी हैं, उनको अगर अगर आप रिलैक्सेशन दे रहे हो, तो बंदे डिसेबल हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो है उसके बराबर ही। तो जजमेंट कौन से किसने दिया, कि 3 बेंच जो लीड की गई थी जस्टिस रोहिंटन के द्वारा, उसने 2012 का जजमेंट था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसको मतलब कायम रखा है कि जो जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का वो सही है। कौन से केस में, अनमोल भंडारी जो बच्चा था उसके में, थ्रू हिज फादर एंड नेचुरल गार्डियन वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ये आप जजमेंट याद रख लेना, और ये आप केस भी याद रखना, अनमोल भंडारी वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। अब कॉलेज ने क्या काम किया था उसमें, कॉलेज ने मिस्टर राज, जो जिसने ये पिटीशन फिल की थी ना, उसके बारे में बता रहा हूँ, उसको मना कर दिया था कि रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कि जो पेंटिंग एंड अप्लाइड आर्ट कोर्स था उसमें जो इस बच्चे को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के स्तर पर रिलैक्सेशन देने से मना कर दिया था। उसके बाद ये पिटीशन फिल हुई तथा कोर्ट में गए, तो बाद में ये कोर्ट आया कि जो SC एंड ST का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो डिसेबल बच्चों को और डिसेबल पर्सन को भी मिलना चाहिए। ये जो इक्वलिटी का है जॉब में, प्रमोशन में, एक तरह का उनको ऊंचा लाना, जस्टिस दिलाना, उसी की तरफ आर्टिकल आप देख सकते हो। आप पॉलिटी में जाइए, तथा DPSPB में एक तरह है कि आप प्रमोट करोगे जो पिछड़े हुए लोग हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है। अभी इसमें क्वेश्चन किया जा सकता है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एंड एंटाइटल्ड है ना, एंटाइटल्ड बेनिफिट एज SC एंड ST, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन विच केस। तो एक तो केस का नाम पूछ लिया, वो आपको याद तो पूछा सकता है, अनमोल भंडारी थ्रू हिज फादर नेचुरल गार्डियन वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। अब मेन इंपॉर्टेंट है, मेंस में किस क्वेश्चन है, जस्टिफाई द जजमेंट इन योर वर्ड्स। जो ये जजमेंट है उसको आप जस्टिफाई कीजिए अपने वर्ड्स में, तो आपको एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। A picture shared by Indian Forest Service Officer परवीन कासवान गोज वायरल विथ वर्ड्स। जो एक पिक्चर शेयर की गई थी जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर है परवीन कासवान के द्वारा, वो भी वायरल होगी। अब किस लिए है, कि इंडियाज ओनली गोल्डन टाइगर स्पॉटेड इन आसाम। जो ये इंडिया का अकेला जो गोल्डन टाइगर है, ठीक है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, टाइगर से एकदम अच्छा चमक रहा है। तो ये आसाम में स्पॉटेड किया गया है, और ये आसाम में कहाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क में स्पॉटेड किया गया, मतलब देखा गया है। तो एक छोटी सी न्यूज है, लेकिन एक क्वेश्चन बन जाएगा कि आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो आप बताना जरूर। नेक्स्ट न्यूज है DGCI, जो आप इसमें याद रख लेना, जैसे मैंने भी बोल दिया DGCI, ये DGCI नहीं है, DCGI है, ठीक है, उल्टा है थोड़ा सा। तो
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उसने अभी अप्रूव किया है कि रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑफ इटोलिजुम, जो दवाई है इटोलिजुम, उसको रेस्ट्रिक्टेड और इमरजेंसी यूज के लिए काम में लिया गया कोविड-19 के लिए। ठीक है, अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो ऑथराइज फॉर सीवियर क्रोनिक प्लेक्यूपसोरियस, जो ये प्लेक्यूपसोरियस है उसके लिए पहले यूज में ली जाती है। प्लेक्यूपसोरियस क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभी हमारे ऐसे दाग से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हाथ पे कहीं पे भी, उसको ये बीमारी बोला जाता है। तो अभी हाई लेवल बॉडी है, मेडिसिन का मामला, कुछ ना कुछ उन्हें सोच के का ये जरूर सोच के ही ये जजमेंट लिया है। तो ये क्या है, आफ्टर डिटेल डिस्कशन एंड सजेशन ऑफ कमिटी परमिशन टू मार्केट द ड्रग फॉर ट्रीटिंग साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, ये साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम होता है इन मॉडरेट एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पेशेंट्स के बीच में, जो जिसको सांस लेने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए इसको यूज किया गया। अब ये सिम्टम्स क्या क्या है बताता हूँ। फीवर हो गया, फटीग हो गया, मसल्स हो गया, जॉइंट पेन हो गया, फास्ट ब्रीथिंग हो गया, रैपिड हार्ट बीट हो गया। तो ये अभी कोरोना के आम लक्षण की तरफ है। तो इसके लिए इस दवाई को भी इन्होंने बहुत ही इमरजेंसी के लिए मंजूर कर दिया है कि इससे कुछ जो सांस लेने वाले हैं ना, उनको जो सांस की प्रॉब्लम हो रही है, जो उसके लिए फायदा पहुंच सकता है। अब इसमें आपको क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा सकता है, इटोलिजुमाब ड्रग आर दे ऑथराइज्ड टू ट्रीट, पहले कौन से क्या है, अर्लियर ऑथराइज्ड टू ट्रीट किसके लिए थी, रिसेंटली अप्रूव्ड बाय डीजीसीए टू इमरजेंसी यूज ऑफ कोविड-19। तो ये पहले किसके लिए ऑथराइज थी, तो आपको मैंने बताया है कि ये ऑथराइज थी। आप एक बार फिर से पढ़ के देखना किस चीज कौन सी बीमारी के लिए ऑथराइज थी, और अभी कोविड-19 के लिए इसको ऑथराइज किया गया है। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही, थैंक यू। आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ skvincher.blogspot.com पे, तो पूरे जो ब्लॉग के नीचे नीचे डाउनलोड पीडीएफ हियर, आपको वहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको न्यूज़ कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर आप न्यूज़ को डिसलाइक करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या कारण है कि डिसलाइक किया, ताकि हम सुधार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।